जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदयभान सिंह, लेखक, संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जागरूक होंगे। मित्रों, आपसे संवाद करने के पहले एक छोटा सा निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके बारे में दूसरों को बताइए। इसके साथ साथ अपनी स्वस्थ प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराइए, जिससे मैं और बेहतर कर सकूं और आपके लिए और नए नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता को लेकर के। लगभग 60 वर्षों में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु की जनता ने एक खंडित जनादेश दिया है। इसके कई पहलू भी हैं, लेकिन कि आखिर तमिलनाडु की जनता ने क्यों खंडित जनादेश दिया? क्या तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हो पाएगी? क्या जो तमिलनाडु में आज सरकार बन रही है वह स्थिर रह पाएगी? क्या वह सरकार ब्लैकमेल का शिकार नहीं होगी? क्या उसको समर्थन देने वाले 10 विधायक क्या समय समय पर उसको ब्लैकमेल नहीं करेंगे? अनेक मुद्दे उभर कर आ रहे। जैसा कि आप जानते हो कि तमिलनाडु की राजनीति दो धड़ों के बीच घूमती रही, डीएमके बनाम एआईडीएमके। तमिलनाडु का जनमानस जिसके भी पक्ष में मतदान करता था, एक तरफा मतदान, 2/3 वोट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। उसके पीछे थलापति विजय कुमार का उदय होना भी है। इसके साथ साथ डीएमके और एआईडीएमके से तमिलनाडु के लोगों का निराश होना भी है। आज तमिलनाडु में जो खंडित जनादेश आया है, उसके गर्भ में वहां की 2 स्थानीय पार्टियां जो है डीएमके और एआईडीएमके, जो 60 वर्षों से अधिक अवधि से सत्ता में, इससे लोगों को धीरे धीरे निराशा होने लगी है। तमिलनाडु की नई पीढ़ी जो है परिवर्तन की अपेक्षा करने लगी। वह परंपरागत राजनीति से ऊपर उठ करके नई सोच के साथ काम करती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसे में उसे एक महानायक के रूप में अभिनेता विजय के साथ वहां के लोगों का साक्षात्कार होता है। विजय के लोक लुभावन नीतियों ने तमिलनाडु के लोगों को उनके तरफ आकर्षित किया। विशेष रूप से तमिलनाडु की युवा पीढ़ी जो है विजय की लोक लुभावन नीतियों और उनकी ग्लैमरस छवि से आकर्षित होती है और उनके पक्ष में मतदान। तो तमिलनाडु में जो खंडित जनादेश मिला, उसका पहला कारण है तमिलनाडु के दोनों प्रमुख धड़ों डीएमके और एआईडीएमके से उपजी हुई निराशा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार न होना और राष्ट्रीय कांग्रेस का जनाधार तमिलनाडु में धीरे धीरे सिकुड़ता होना। तीसरा कारण विजय कुमार की जो छवि का व्यापक होना और थलापति विजय कुमार द्वारा किए गए लोक लुभावन वायदे, नीतियां और कार्यक्रम। तमिलनाडु एक संपन्न और विकसित राज्य, परंतु उसके बावजूद यह तमिलनाडु के लोग फ्री रेवड़ी कल्चर से प्रभावित होकर के निःशुल्क सुविधाओं को प्राप्त करने की उम्मीद में मतदान करते हैं। तो इसका मतलब है मित्र कि कहीं न कहीं तमिलनाडु में निर्धनता है, जिसके कारण लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्री रेवड़ी कल्चर के ऊपर निर्भर है।
विजय कुमार ने लोग महिलाओं को निःशुल्क सोना देने, बेरोजगारी भत्ता, अनेकों प्रकार के निःशुल्क सुविधाएं देने की घोषणा किया, जिससे तमिलनाडु के युवा पीढ़ी, महिला मतदाता आकर्षित होकर के और उनका एक सम्मोहक चेहरा, ग्लैमरस छवि फिल्मी दुनिया में जो दिखाई जाती है, उसके कारण भी लोग प्रभावित हुए। विजय कुमार आज 10 मई को शपथ ले रहे हैं। जब तक मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब तक वह शपथ ले चुके होंगे। हम उनको शुभकामना प्रेषित करते हैं। लेकिन मित्रों, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता कायम हो? जैसा कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह सहयोगी दलों के साथ एक लंबे समय तक आंख मूंद करके समर्थन नहीं देती है, समय समय पर समर्थन वापस भी लेती है। क्या कांग्रेस के 5 विधायक लंबे समय तक, या कांग्रेस के सभी विधायकों को मंत्री का पद नहीं, या जो अन्य विधायक हैं उनको समर्थन देने की कीमत नहीं मिलती है, तो क्या निस्वार्थ रूप से वह कुमार विजय को समर्थन देते रहेंगे? यह अपने आप में जटिल प्रश्न है। तमिलनाडु का जनमानस ने जो खंडित जनादेश दिया है, उसके कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या आने वाले वर्षों में तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता कायम होगी, या तमिलनाडु में को पुनः एक बार मध्यवादी चुनाव की तरफ जाना हो? फिल्मों में काम करना और व्यवहारिक जीवन में काम करना, दोनों में अंतर होता है। यह एक बहुत जटिल प्रश्न है कि कैसे विजय कुमार वादा जो किए हैं फ्री रेवड़ी कल्चर का, महिलाओं को सोना देने का, उसको पूरा करेंगे। क्या तमिलनाडु के पास इतना अधिशेष राजकोष है कि सभी वादों को वह पूरा कर सकते हैं? अगर वह पूरा नहीं कर पाते हैं, पूरा करने के लिए ऋण का सहारा लेते हैं और केंद्र सरकार उनको अनुमति नहीं देती है, तो यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठेगा, विजय कुमार यह आरोप लगाएंगे कि केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं करे, तो केंद्र राज्य संबंधों में टकराव की भी शुरुआत उत्पन्न होगी। वैसे भी तमिलनाडु और केंद्र के बीच हमेशा टकराहट का मुद्दा उत्पन्न होता रहता। तो बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। खंडित जनादेश ने अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिया, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम तमिलनाडु की नई सरकार को शुभकामना प्रेषित करते हैं, बधाई देते हैं कि वह बेहतरीन तरीके से कार्य करे और अपना कार्यकाल पूरा करे। धन्यवाद।